दोस्तों, दुनिया इस वक्त फिर से गर्म हो चुकी है। अमेरिका और ईरान के बीच समंदर से लेकर आसमान तक तनाव की ऐसी आग भड़की है जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ा दी हैं। इस आग की तपिश अब यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात तक पहुंच रही है, जहां सुरक्षा को लेकर अब बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। इधर एशिया में हलचल और भी तेज है, क्योंकि भारत में पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों ने ऐसी सियासी सुनामी ला दी है जिसने न सिर्फ देश बल्कि पूरे पड़ोसी मुल्कों की राजनीति का गणित बिगाड़ कर रख दिया है। भारत अब हर मोर्चे पर, चाहे वो ग्लोबल हो या लोकल, एक आक्रामक खिलाड़ी की तरह नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसा मुल्क है जिसकी हरकतें देखकर पूरी दुनिया दंग है। वो मुल्क है नेपाल। नेपाल ने इस बार ऐसा दांव खेला है जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। नेपाल ने लिपुलेख में कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर पहले तो भारत को आंख दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब उसे लगा कि बात नहीं बन रही तो उसने सीधे चीन को भी लपेटे में ले लिया। यानी नेपाल अब अपनी सीमा से बाहर निकलकर दो महाशक्तियों से एक साथ पंगा ले रहा है। मजे की बात यह है कि नेपाल की इस हरकत पर भारत तो हैरान है ही, साथ में चीन भी आगबूला हो गया है। नेपाल के इस रवैये ने दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं ये छोटा सा देश दो बड़े देशों के बीच अपनी इकोनॉमी की ऐसी तैसी न करवा ले। आज हम इसी पावर गेम की एक एक परत खोलेंगे कि आखिर नेपाल के मन में चल क्या रहा है। अब बात करते हैं उस असल मुद्दे की जिसने काठमांडू से लेकर दिल्ली और बीजिंग तक खलबली मचा रखी है। मामला शुरू होता है कैलाश मानसरोवर यात्रा से। भारत और चीन के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण सहमति बनी है कि लिपुलेख दर्रे यानी लिपुलेख पास के रास्ते फिर से पवित्र कैलाश मानसरोवर यात्रा शुरू की जाएगी। ये खबर श्रद्धालुओं के लिए तो बहुत बड़ी खुशखबरी थी, लेकिन नेपाल की बालेन शाह सरकार को इसमें अपना नुकसान दिखने लगा। बालेन शाह, जो नेपाल में अपनी एक अलग और आक्रामक छवि के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने इस यात्रा पर सख्त ऐतराज जता दिया है। नेपाल का कहना है कि लिपुलेख नेपाल का हिस्सा है और काठमांडू की इजाजत के बिना भारत और चीन मिलकर यहाँ कोई भी गतिविधि नहीं कर सकते। हैरानी की बात देखिए, नेपाल ने न सिर्फ भारत को बल्कि चीन को भी एक डिप्लोमेटिक नोट भेज दिया है। नेपाल के इस रुख ने लिपुलेख विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया है। अब सवाल यह है कि क्या वाकई नेपाल की बालेन सरकार भारत और चीन के साझा फैसले को रोक पाएगी, या फिर नेपाल की ये जिद उसके लिए ही भारी पड़ने वाली है। लिपुलेख का ये पूरा विवाद समझने के लिए हमें थोड़ा इसके भूगोल और उन 3 पॉइंट्स को समझना होगा जहां ये झगड़ा फंसा हुआ है। ये 3 जगहें हैं लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी। ये एक तरह का ट्रायंगुलर जंक्शन है। भारत हमेशा से कहता आया है कि ये इलाका उसका है, और हकीकत भी यही है कि दशकों से इस पूरे क्षेत्र पर भारत का ही कंट्रोल रहा है। भारत ने यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, सड़कें बनाई और अपनी सुरक्षा चौकियां भी तैनात की। लेकिन नेपाल का दावा कुछ और ही है। नेपाल साल 1816 की सुगौली संधि का हवाला देता है। नेपाल का तर्क है कि उस वक्त जो सीमाएं तय हुई थीं, उनके हिसाब से ये इलाका नेपाल की सरहद के अंदर आता है। नेपाल की बालेन सरकार का स्टैंड बहुत साफ है। वो कहती है कि भारत हो या चीन, हमारी जमीन का इस्तेमाल करने से पहले हमसे पूछना होगा। नेपाल को लग रहा है कि लिपुलेख के रास्ते अगर व्यापार या यात्रा शुरू होती है तो उसका संप्रभु अधिकार यानी सॉवरेन राइट खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन यहाँ नेपाल एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है। भारत ने कभी भी बातचीत के रास्ते बंद नहीं किए थे। अगर हम इतिहास देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने शुरुआती कार्यकाल में ही इस मसले को सुलझाने की पहल की थी। साल 2014 में जब पीएम मोदी नेपाल की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने साफ नीयत दिखाई थी। उस दौरान दोनों देशों के विदेश सचिवों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वे बैठें और इस सीमा विवाद का कोई पक्का समाधान निकालें। भारत चाहता था कि बातचीत के जरिए इस मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म किया जाए, लेकिन नेपाल की तरफ से जिस तरह की राजनीति हुई उसने सब कुछ खराब कर दिया। कई साल बीत गए, लेकिन हालात ऐसे बने कि एक भी बैठक नहीं हो सकी। और फिर आया मई 2020 का वो साल जब नेपाल की तत्कालीन ओली सरकार ने एक ऐसा ब्लंडर कर दिया जिसने भारत नेपाल रिश्तों में एक ऐसी दरार डाल दी जिसे भरना आज भी मुश्किल लग रहा है। ओली सरकार ने जोश जोश में नेपाल का एक नया राजनीतिक नक्शा जारी कर दिया। इस नए नक्शे में उन्होंने भारत के लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को नेपाल का हिस्सा दिखा दिया। हद तो तब हो गई जब नेपाल की संसद ने आनन फानन में इस नक्शे को अपनी मंजूरी भी दे दी। ये सिर्फ नक्शा नहीं था, बल्कि नेपाल ने जून 2020 में अपने संविधान में संशोधन कर दिया ताकि इस नए नक्शे को अपने राष्ट्रीय प्रतीक
नेशनल एम्बलम में शामिल किया जा सके। भारत ने इस कदम का बहुत कड़ा विरोध किया। भारत ने साफ कहा कि ये एक तरफा फैसला है और ये ऐतिहासिक तथ्यों के खिलाफ है। नेपाल के ही पूर्व विदेश मंत्री प्रदीप ग्यावली ने बाद में स्वीकार किया था कि भारत ने नेपाल को चेतावनी दी थी। भारत का कहना था कि क्षेत्रीय विवादों को संविधान का हिस्सा न बनाएं, बल्कि टेबल पर बैठकर बात करें। भारत ने बातचीत का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन ओली सरकार राष्ट्रवादी भावनाओं को भड़काने के चक्कर में इतनी आगे निकल गई थी कि उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। नतीजा ये हुआ कि वो विवाद जो बातचीत से सुलझ सकता था, वो अब नेपाल की नाक का सवाल बन गया है। अब इस कहानी में सबसे मजेदार मोड़ आता है चीन का रोल। नेपाल को शायद ये गलत फहमी थी कि अगर वो भारत के खिलाफ जाएगा तो चीन उसका पूरा साथ देगा, लेकिन चीन के साथ नेपाल का अनुभव बहुत ही कड़वा रहा है। नेपाल 2015 से ही चीन से गुजारिश कर रहा है कि वो लिपुलेख के रास्ते बिना नेपाल की अनुमति के कोई व्यापारिक गतिविधि न करे, लेकिन चीन तो चीन है, वो छोटे देशों की भावनाओं की कद्र कब करता है। बीजिंग ने कभी भी नेपाल की इन शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया। जब नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री ओली चीन गए और तियानजिन में शी जिनपिंग से मिले, तो उन्होंने बड़े भरोसे के साथ ये लिपुलेख वाला मुद्दा उठाया। उन्हें उम्मीद थी कि कम्युनिस्ट भाईचारा काम आएगा, लेकिन शी जिनपिंग ने जो जवाब दिया उसने नेपाल के होश उड़ा दिए। शी जिनपिंग ने दो टूक कह दिया कि नेपाल को यह मामला खुद भारत के साथ सुलझाना चाहिए। यानी चीन ने साफ कर दिया कि वो नेपाल के लिए भारत से पंगा नहीं लेगा, खासकर तब जब उसे खुद लिपुलेख के रास्ते भारत के साथ व्यापार करने में फायदा दिख रहा हो। नेपाल के पूर्व राजनयिक शंभू राम सिमखड़ा ने एक इंटरव्यू में बहुत ही गहरी बात कही है। उनका कहना है कि नेपाल के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजनीतिक सूझबूझ और उनकी स्ट्रैटेजी को समझने में बुरी तरह फेल रहे। भारत की राजनीति अब जिस तरह से बदल रही है, वहां राष्ट्रवाद और अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर कोई समझौता नहीं होता। नेपाल को यह हकीकत समझनी होगी कि पुरानी कूटनीति अब काम नहीं आने वाली। सिमखड़ा का यह मानना है कि जैसे जैसे भारत और ताकतवर हो रहा है, नेपाल को अपनी जमीनी हकीकत पहचाननी चाहिए। सिर्फ नक्शे बदलने से या तीखे बयान देने से जमीन अपनी नहीं हो जाती। आज नेपाल की हालत यह है कि वो न तो भारत को पूरी तरह छोड़ सकता है और न ही चीन उसे वो अहमियत दे रहा है जिसकी वो उम्मीद कर रहा था। नेपाल आज एक ऐसे दौराहे पर खड़ा है जहां उसकी एक गलत चाल उसकी पूरी इकोनॉमी को तबाह कर सकती है। अब जरा ये सोचिए कि नेपाल के नए पोस्टर बॉय बालन शाह आखिर चाहते क्या हैं? बालन शाह एक रैपर से राजनेता बने हैं और युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता जबरदस्त है। वो खुद को एक ऐसे नेता के तौर पर पेश करते हैं जो किसी के सामने नहीं झुकता, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति और कूटनीति सिर्फ नारों से नहीं चलती। भारत और चीन जैसे दो दिग्गजों के बीच खड़े होकर दोनों को आंख दिखाना बहादुरी तो हो सकती है, लेकिन क्या ये बुद्धिमानी है? नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत पर निर्भर है, चाहे वो पेट्रोल डीजल हो, बिजली हो या फिर हर रोज की जरूरत का सामान, सब कुछ भारत से ही जाता है। ऐसे में अगर नेपाल लिपुलेख के बहाने रिश्तों में और कड़वाहट पैदा करता है तो इसका सीधा असर नेपाल की जनता पर पड़ेगा। क्या बालन शाह ने यह सोचा है कि अगर भारत ने अपनी सख्ती बढ़ा दी तो नेपाल की सप्लाई चेन का क्या होगा? चीन से उसे जो मदद मिलती है वो हमेशा शर्तों के साथ आती है, और लिपुलेख मामले में तो चीन ने पहले ही हाथ खींच लिए हैं। लिपुलेख का यह दर्रा भारत के लिए रणनीतिक रूप से भी बहुत खास है। ये दर्रा सीधे तौर पर तिब्बत को जोड़ता है। भारत के लिए ये सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि देश की सुरक्षा की एक अहम कड़ी है। यही वजह है कि भारत यहाँ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन के जरिए बेहतरीन सड़कें बना रहा है। भारत अपनी सीमाओं को लेकर अब पहले से कहीं ज्यादा अलर्ट है। 2026 के इस दौर में जहां हर देश अपनी ताकत बढ़ाने में लगा है, भारत अपनी 1 इंच जमीन पर भी दावा छोड़ने के मूड में नहीं है। नेपाल का यह दावा कि 1816 की संधि के हिसाब से काली नदी का उद्गम स्थल यानी ओरिजिन पॉइंट अलग है, तकनीकी रूप से बहुत ही उलझा हुआ है। भारत के पास अपने पुख्ता सबूत हैं और नेपाल के पास अपने तर्क, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय समझौतों की बात आती है तो सिर्फ पुराने कागजों से काम नहीं चलता, बल्कि वहां की मौजूदा स्थिति और ऐतिहासिक कंट्रोल भी देखा जाता है। और सच तो ये है कि लिपुलेख पर कंट्रोल हमेशा से भारत का ही रहा है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और बड़ा खतरा जो नजर आ रहा है वो है नेपाल का बढ़ता हुआ अहंकार। नेपाल को यह समझना होगा कि दक्षिण एशिया की शांति के लिए भारत के साथ उसके रिश्ते सबसे मजबूत पिलर हैं।
अगर नेपाल इसी तरह चीन और भारत दोनों को एक साथ चुनौती देता रहा तो वो अलग थलग पड़ जाएगा। चीन कभी भी नेपाल का सगा नहीं हो सकता। वो सिर्फ नेपाल को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहता है ताकि भारत को परेशान कर सके, और जैसे ही उसका मतलब निकल जाएगा वो नेपाल को अकेला छोड़ देगा, जैसा उसने पहले भी कई बार किया है।